हाँ तो बच्चों, मैं लालाराम सहायक अध्यापक किसान इंटरमीडिएट कॉलेज धोरारा से आपकी सामाजिक विज्ञान में भूगोल पाठ को पढ़ाने के लिए अधिकृत हूँ। सामाजिक विज्ञान में 4 पाठ हैं, जिसमें से भूगोल पहला पाठ मुझे पढ़ाना है। और भूगोल पाठ में आप देख रहे होंगे खंड 2 भूगोल में आपका समकालीन भारत 2 पाठ संसाधन एवं विकास, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो पहले हम समझते हैं संसाधन किसे कहते हैं, इसके बाद संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हुए सभी वस्तुएं, हमारे पर्यावरण में हुए सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती हैं या प्रयुक्त की जाती हैं या की जा सकती हैं, तथा जिनको उपयोग में लाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे जो हमारे पर्यावरण में या हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उनको उपयोग करते हैं और उनको उपयोग करने में हमारी प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध हैं, जिनको हम संसाधन कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया मतलब प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध के रूप में स्थापित है। अर्थात प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध के रूप में स्थापित हैं। मनुष्य तकनीकी की सहायता से प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अर्थात प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं उनको उपयोग में लाने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार की तकनीकियाँ हैं और प्रकृति में संसाधन और संस्थाओं का सामंजस्य स्थापित करके उन संसाधनों का अधिक सदुपयोग कर सकते हैं। इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को गठित किया गया है। अब बात आती है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। ये 2 प्रकार का होता है, जैव और अजैव, इसको मैं आगे बताऊंगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव। समाप्तता के आधार पर संसाधन, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। ये भी 2-3 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कहने का तात्पर्य 4 प्रकार का हो गया। इससे आगे संसाधन आता है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, संभावी संसाधन, विकसित भंडार एवं संचित भंडार मतलब कोर्स। अब मैंने आपको संसाधनों का वर्गीकरण बताया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो 2 प्रकार का होता है, जैव और अजैव। दूसरा है समाप्तता के आधार पर संसाधन, ये भी 2 प्रकार का होता है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत, सामुदायिक
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, ये 4 खंडों में डिवाइड होता है। अगला है चौथा, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, संभावित संसाधन, विकसित भंडार एवं संचित भंडार कोष। अब इनका हम चारों का जो 4 वर्गीकरण दे रखे हैं, इनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहला तो बताया था मैंने आपको, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और उनमें जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात आदि। ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से प्राप्त होती है और उनमें जीवन पाया जाता है, अर्थात वो सजीव संसाधन होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात। वनस्पति में आप देखते ही हैं हमारे तरफ पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, आम है, पीपल है, शीशम है, बरगद है और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। अन्य प्राणी जाति में एक मनुष्य है, ये सामाजिक प्राणी है, जागरूक प्राणी है, और अन्य में सांप, चीते, पकड़बग्गा, भालू और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, सभी ये प्राणी जाति में आ जाते हैं। अजैव संसाधन, उसमें भी और भी संसाधन थे अजैव, जिसमें जीव नहीं पाया जाता है। वे सभी निर्जीव वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हैं, अजैव संसाधन कहलाती हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं आदि। पहले में बताया था जैव संसाधन जिसमें सजीव संसाधन होते हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, जबकि अजैव संसाधन में निर्जीव वस्तुएं होती हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होती हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं आदि। इसके बाद दूसरा आता है समाप्तता के आधार पर संसाधन। समाप्तता के आधार पर संसाधन, समाप्तता के आधार पर संसाधन का तात्पर्य यह है कि ऐसे संसाधन जिनका हम अनैतिक रूप से यदि उपयोग लगातार करते रहें तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि वो समाप्त हो जाएंगे जल्दी, और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि समाप्त होने के बाद में उनको दोबारा से संसाधनों को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे संसाधनों को हम समाप्तता के संसाधन कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन में आप को बताएंगे वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सके, उन्हें नवीकरण योग्य या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्यजीव। ऐसे संसाधन जिन्हें एक बार यदि ये समाप्त हो जाते हैं, जिनमें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा इनको नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण संसाधन या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है, जैसे सौर ऊर्जा। आप सौर ऊर्जा से तात्पर्य यह है कि आपने देखा होगा आजकल विश्व के सभी देशों में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने की तकनीकियाँ विकसित कर ली हैं। जैसे आपने देखा होगा लोगों के मकानों पर सोलर पैनल लगे होते हैं, उस सोलर पैनल के द्वारा जो सूर्य से जो ऊर्जा आती है, उपकरण आती हैं, उनको संग्रहित करके बिजली उत्पादन किया जाता है। उसका विभिन्न उपयोग में उसका विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया जाता है, विभिन्न संस्थाओं में उसका उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जो हम क्रियाकलाप करते हैं उनमें उसका उपयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा ये भी जो आपके समुद्र तटीय क्षेत्रीय राज्य हैं, समुद्र तटीय राज्य हैं, अधिकांशतः उन राज्यों में या उन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है।
जल जल पृथ्वी पर वैसे तो जल आपका जो है 97% है, जिसमें 3% 97% जल आपका पीने योग्य नहीं है और 3% आपका पीने योग्य जल है। लेकिन जो पीने योग्य जो जल है उसका अतिदोहन होने के कारण धीरे धीरे ये संसाधन कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण भविष्य में जल की कमियां महसूस होने लगी है। इस कमी को दूर करने के लिए हमारे पास लैब बनी हुई हैं, विभिन्न प्रकार की और तकनीकी भी हैं जिनको जल को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जल को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। वैसे हम आपस में देख ही रहे हैं, हमारे गांव में, आपके गांव में, अपने आसपास क्षेत्रों में जो पहले पुराने दादी बाबा उनसे पता करिएगा, पानी जो पहले इतना ऊंचा था, वाटर लेवल इतना ऊपर था कि आसानी से 10 फुट ज़मीन के नीचे पानी, 20 फुट ज़मीन के नीचे पानी, या जो गांव में कुआं होते थे, विभिन्न क्षेत्रों में इसको इनार बोलते हैं, विभिन्न नामों से पुकारा जाता कुआं को, उनमें पानी इतना ऊंचा जाता था कि 4 से 5 फुट रस्सी बांध कर बाल्टी में ऊपर पानी निकाल लिया करते थे, और उस समय पानी का जो वाटर लेवल था वो ऊंचा था। आजकल ये पानी का जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है, कारण पानी का अतिदोहन हो रहा है और वो उसका कोई नियम कायदा कानून नहीं है, उसका दुरुपयोग अधिक से अधिक हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एवं वन्य जीवन वनों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। सांप है, चीता है, शेर है, हाथी है, हिरन है, खरगोश है, अन्य विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। धीरे धीरे कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जिनका अनियमित रूप से इनका अधिक से अधिक शिकार किया जा रहा है, जो विभिन्न विश्व लेवल पर जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो तस्कर होते हैं वो उनको मारकर उनकी खालों का, उनकी हड्डियों का विभिन्न देशों में बड़ी ऊंची कीमत पर उनका विदेशों को ऊंचे दामों में उनको बेचा जाता है, और इस लालच के कारण वन्य जीवों को धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है। तो इनका सरकारी न्याय या सज़ा का प्रावधान करके इसको धीरे धीरे रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है और किया जाना चाहिए। और जो लुप्त जो प्रजाति हैं उनका भी संरक्षण हमको करना चाहिए, हम कर सकते हैं। अब आता है दूसरा संसाधन, इसी का समाप्तता के आधार पर का दूसरा संसाधन है अनवीकरण योग्य संसाधन। ऐसे संसाधन इसमें है, नवीकरण योग्य में संसाधन में तो हम संसाधनों को उत्पन्न कर सकते थे, लेकिन अनवीकरण योग्य संसाधन ऐसे हैं जो एक बार उपयोग में लाए जाने के बाद सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। यदि उसका उपयोग एक बार अधिक से अधिक हो गया, एक बार वो संसाधन खत्म हो गया, तो वो दोबारा संसाधन उत्पन्न नहीं हो सकता, उसका उत्पादन नहीं किया जा सकता। यदि नहीं किया जा सकता है, ऐसे संसाधन को अनवीकरण संसाधन कहते हैं, जैसे खनिज एवं जीवाश्म ईंधन। खनिज हमारे ज़मीन के अंदर, पहाड़ी इलाकों में या मैदानी इलाकों में भी ज़मीन के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज हैं जिनका अधिक खनन जो आपके संपन्न देश हैं या जो संपन्न देशों की सरकारें हैं वो उन खनिजों का अधिक से अधिक दोहन कर रही हैं, और उनके पास तकनीकी अच्छी है, उन तकनीकी के द्वारा उन अति दोहन कर रही है, अति खनन कर रही है, जिससे वो अपने आर्थिक रूप में उसका उपयोग करके एक दूसरे पर, देशों के ऊपर उसका दुरुपयोग करने के लिए दुनिया प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ी हुई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन हैं जो ज़मीन के अंदर से उनको खोद कर निकाला जाता है, जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, ये इत्यादि और भी ईंधन हैं जो
जो ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं। जीवाश्म ईंधन है क्या, पहले ये बता दूँ आपको। प्राचीन काल में लाखों करोड़ों साल पहले हमारे यहाँ पृथ्वी पर वनों की संख्या इतनी थी, वो वन, और जहाँ आजकल कुछ जगह समुद्र और पहाड़ी हैं, वहाँ किसी ज़माने में बहुत अधिक वन हुआ करते थे, जो कालांतर में जाकर उसमें बहुत बड़ी प्राकृतिक रूप से आपदा आई, उनका प्रज्वलन भी हुआ और वो ज़मीन के अंदर धंसते गए और अवसाद रूप में उन पर मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, लाखों करोड़ 10,000 बार ये ज़मीन के अंदर दब गए और उन बड़े बड़े जीव जंतुओं के दबने और पेड़ पौधों के दबने से नीचे उसमें फिल्टर होकर आपका पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला आदि के रूप में वो ज़मीन के अंदर इकट्ठा होता चला गया और आगे जाके विभिन्न देशों ने, जिनके क्षेत्र में ये जीवाश्म ईंधन की मात्रा अधिक थी, उन्होंने उन्नत तकनीकी के द्वारा इनका दोहन करके अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। अब आती है बात, इसमें से आज हम 2 ही खंड बताएंगे क्योंकि ये लंबा है, आपको एक साथ समझने में थोड़ा सा दिक्कत भी आएगा। अब हम कल बताएंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन। आज बस इतना ही। इस जो मैंने बताया है इसको आप नोट करिएगा, लिखिएगा और इसके हिसाब से आप तैयारी करिएगा। मैं इसको आपको एक वीडियो क्लिप में भी दिखा देता हूँ जिससे आप उसको तैयार कर सकें। ये मैंने नोट्स बनाए हैं, आपको वैसे भी तैयार कराया है, नोट्स भी बनाया है, जिससे आप नोट्स स्वयं भी बनाएंगे, उसके बाद तैयार करेंगे। थैंक यू।